नमस्कार। मैं हरि किशन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज खेरौड़ा, मैकेनिक्स के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र द्रव्यमान केंद्र अर्थात हमारे पास में यदि द्रव्यमान की स्पीड ज्यादा एफेक्टिव है, स्मॉल एस, तो उनका केंद्र किसको माना जा सकता है। ठीक है, और इसकी जो द्रव्यमान केंद्र होता है उसकी परिभाषा क्या होती है। द्रव्यमान केंद्र एक ऐसा बिंदु है, अगर कोई कण निकाले, ठीक है, कुछ कण निकाले, ठीक है, तो द्रव्यमान केंद्र एक ऐसा बिंदु है, उस बिंदु पर इस निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित हो। ठीक है, जैसे हमारी कण निकाय है, कण निकाय का मतलब ये जो हमारा निकाय है इसमें जो स्मॉलेस्ट एंटिटी हमारा कोई कण है, ठीक है, उस कण का द्रव्यमान m1 है, इसका m2 है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे कणों से मिलकर ये हमारा निकाय बना हुआ है। तो इस कण निकाय का हम लोग एक ऐसा बिंदु, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बिंदु इस कण निकाय के अंदर भी होगी, डिपेंड करता है कि इसकी ज्यामिति कैसी है। अगर ये कण निकाय इस प्रकार से भी हो सकता है कि ये द्रव्यमान केंद्र इसके बाहर भी स्थित हो सकता है। तो द्रव्यमान केंद्र क्या कॉन्सेप्ट है, ऐसा बिंदु है जहां पे हम लोग इस निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र मान सकते हैं। ठीक है, अर्थात जैसे हम लोग इस पे कोई भारी बल लगाए या उसका वेग अत्यधिक ज्ञात करना हो या समय में परिवर्तन या समय कुछ भी अगर ज्ञात करना हो, तो हम लोग इसके पूरे द्रव्यमान को इस बिंदु पर कंसीडर करते हुए हम लोग अगर ज्ञात करें तो सेम वही आएगा जो अलग अलग हम लोग द्रव्यमान को कंसीडर करते हुए ज्ञात करेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं द्रव्यमान केंद्र। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र की डेफिनेशन के बाद में हम लोग दो कण निकाय का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करते हैं और उसके बाद में हम लोग बहुकण निकाय का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करते हैं। तो द्विकण निकाय का द्रव्यमान केंद्र, ठीक है, कण निकाय, ठीक है, द्विकण निकाय का द्रव्यमान केंद्र। द्विकण निकाय से हमारे पास में कोई दो कण है, एक कण है हमारे पास में m1 है और दूसरा कण ये हमारे पास में m2 है। ठीक है, m1 और m2 दो कणों से मिलकर हमारे पास में एक निकाय बन गया। ठीक है, और इन दोनों कणों के बीच की दूरी, ठीक है, इतना बीच की दूरी है। हम लोग यहाँ पे सपोज करो हमारा मूल बिंदु है जिसके सापेक्ष हम लोग इनका स्थिति सदिश ज्ञात करना है। ये हम लोग कहीं पे भी ले सकते हैं, हमारी इच्छा अनुसार इस पे भी ले सकते हैं, ये मूल बिंदु यहाँ पे भी ले सकते हैं, बीच में ले सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं पे भी जहाँ पे हमारी इच्छा है वहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, ये मूल बिंदु है, इस मूल बिंदु से इसका स्थिति सदिश हमारा r1 है। ठीक है, और इस बिंदु का स्थिति सदिश कितना है, इस मूल बिंदु से इसका स्थिति सदिश ये r1 तो हमारा यहाँ से यहाँ तक था। ठीक है, और ये हमारा r2 है, ये r2 स्थिति सदिश है इसकी, और अगर इसको मैं याद करेंगे तो ये हमारा इसी बिंदु A पे स्थित है और ये बिंदु B पे स्थित है। ठीक है, मूल बिंदु से बिंदु A पे स्थित है कण m1 और बिंदु B पे स्थित है कण m2, और मूल बिंदु O से m1 की दूरी स्थिति सदिश है हमारा r1। ठीक है, और m2 की स्थिति सदिश है r2।
अगर हम लोग मैग्नीट्यूड ज्ञात करना चाहिए, जैसे हमारा ओ ए वेक्टर इज जस्ट r1, ठीक है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए ये कितना होगा हमारा r1 होगा। उसी प्रकार से हमारे यहाँ पे है OB इक्वल टू, ठीक है, OB इक्वल टू R2 एंड OB इसका मैग्नीट्यूड कितना है हमारा, ये हमारा R2, ठीक है। तो इनके डायरेक्शन है हमारे O से A की तरफ है और इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कर्व निकाय का मूल बिंदु ज्ञात करेंगे। माना कि इसका मूल बिंदु कहाँ पे स्थित है, इसका जैसे ये हमारा O है और ये बिंदु है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, सुधा के इसको O प्राइम मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें मैक्सिमम या फिर इसको O ही रख देते हैं। यहाँ इसका मूल बिंदु हम लोग C बिंदु मान लेते हैं, ठीक है, ओके। तो ये हमारा C बिंदु, इससे क्या है, द्रव्यमान केंद्र है। द्रव्यमान केंद्र की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसा माना जा सकता है कि निकाय का पूरा द्रव्यमान यहाँ पे केंद्रित है। तो ये दोनों इतने दूरी पे स्थित है, ये B दूरी पे स्थित है दोनों, और इन दोनों का द्रव्यमान ये बिंदु C इस प्रकार से हम लोग मान सकते हैं कि इनका संपूर्ण द्रव्यमान इस बिंदु पर केंद्रित है, ठीक है। तो इसकी दूरी कितनी होगी, इसकी दूरी हम लोग क्या मानते हैं, इसका जो स्थित सदिश है वो हम लोग RCM मानते हैं, ठीक है। RCM इसका स्थित सदिश है, ठीक है। तो हमारा OC कितना हो गया, OC इक्वल टू RCM एंड मैग्नीट्यूड ऑफ OC इक्वल टू इस RCM। अब हमारा जो द्रव्यमान केंद्र की डेफिनेशन के हिसाब से क्या था कि जो हमारा द्रव्यमान केंद्र इस प्रकार से स्थित होता है कि संपूर्ण निकाय का द्रव्यमान इस पे हम लोग केंद्र मान सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस बिंदु O के सापेक्ष इसका आघूर्ण ज्ञात करते हैं कि कितना इसका आघूर्ण है, ठीक है। तो वो हमारा इस बिंदु के सापेक्ष कितना आएगा, क्योंकि इस पे हम लोग इसका संपूर्ण द्रव्यमान अगर केंद्रित मानेंगे M1 M2, तो वो आएगा हमारा M1 प्लस M2 टाइम्स RC, ठीक है, ये आएगा। बल अब हम ज्ञात नहीं करते, हम लोग यहाँ पे द्रव्यमान को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना आना चाहिए, ये उतना ही आएगा, क्योंकि ये उतना ही आएगा जितना इस बिंदु का इसके सापेक्ष आघूर्ण कितना आ रहा है, ठीक है, और इसका इसके सापेक्ष कितना आ रहा है। तो वो आएगा हमारा R1 वेक्टर टाइम M1 प्लस R2 वेक्टर टाइम M2, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी हमारा ये इसका द्रव्यमान केंद्र होगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग इसको निकाल लेते हैं। ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद में ये बिंदु किस प्रकार से होगा, ऐसा होगा कि जिससे निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान यहाँ पे केंद्रित है, ठीक है। तो हम लोग इस बिंदु के सापेक्ष को आघूर्ण ज्ञात किया, तो M1 प्लस M2 टाइम RCM और इसका आएगा हमारा R टाइम R वेक्टर टाइम M1 एंड R2 वेक्टर टाइम M2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से RCM निकाल लेते हैं। हम लोग फिर उसको हर बार जब भी किसी अन्य कणों के निकाय के लिए या बहुपद निकाय के लिए हम लोग ज्ञात करेंगे तो सेम कंडीशन हम लोग यूज करेंगे। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अगर हमारे पास में कणों की संख्या बहुत ज्यादा है, M1 M2 के अलावा और भी ज्यादा कण है, तो यहाँ पे हमारे M1 M2 ऐड होते जाएंगे। इधर यहाँ पे उनकी कोरेस्पोंडेंस पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई होने के बाद वो इधर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमारा RCM कितना आएगा, RCM आएगा हमारा RCM वेक्टर इक्वल टू RCM वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर M1 प्लस R2 वेक्टर M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, द्रव्यमान केंद्र का पोजीशन वेक्टर आ गया। द्रव्यमान केंद्र का पोजीशन वेक्टर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जहां पे भी हमने मूल बिंदु माने हैं और मूल बिंदु की सापेक्ष जो हमारे कण स्थित होते हैं निकाय में, उनके जो पोजीशन वेक्टर है उनको उन संगत कणों से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे R1 का पोजीशन वेक्टर M1 था, R2 का M2 था,
फिर उसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग इस सब द्रव्यमानों का योग कर देंगे। ये सारे द्रव्यमान क्या है, इस कण निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पोजीशन वेक्टर है द्रव्यमान केंद्र का, वो हमारे पास आ जाता है। तो हम लोग ध्यान रखेंगे इस प्रकार से कि कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, और उसको हम लोग इस प्रकार से याद करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो क्या है, टू बॉडी सिस्टम के लिए था। अब हम लोग मैनी बॉडी सिस्टम के लिए याद करते हैं। क्या था, टू बॉडी सिस्टम के लिए था, मैनी बॉडी सिस्टम के लिए याद करते हैं। और सेम ही प्रोसेस होती है, कोई अलग नहीं होती है, ठीक है। हम लोग मैनी बॉडी सिस्टम के लिए याद करते हैं, तो दिक्कत की जगह हमारा क्या है, बहुकण, ठीक है। दिक्कत की जगह हमारा क्या है, बहुकण बहुकर्ण, ठीक है। मैनी बॉडी सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ मैनी बॉडी सिस्टम, ठीक है। मल्टीपल पार्टिकल, मैनी बॉडी बहुकर्ण है, पार्टिकल मल्टीपल। तो हमने कहा था कि हमारे पास में ये सिस्टम है, इसके अंदर एक से ज्यादा हमारे पास में पार्टिकल है, और वो पार्टिकल जो क्या क्या है हमारे, जैसे ये m1 था, ठीक है, m1 है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने ये सेंटर ऑफ मास माना था, वैसे हम सॉरी यहाँ पे हमने मूल बिंदु माना था, जिसके सापेक्ष हम लोग क्रॉनिक स्थिति सदिश याद करते हैं। वैसे हम लोग चाहे तो मूल बिंदु इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर भी मान, निकाय के अंदर भी मान सकते हैं और बाहर भी मान सकते हैं, ठीक है। तो हमने जैसे हमने बाहर माना था, दोस्तों ये हमारा मूल बिंदु है, ठीक है, ये हमारा मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु वो है, ठीक है। इसके हमारे सदिश क्या है, r1 इसका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, ये m1 पार्टिकल है। उसी प्रकार से ये हमारा m2 पार्टिकल है, ठीक है, ये हमारा m2 पार्टिकल है, और इसका पोजीशन वेक्टर है हमारा r2, ठीक है, वेक्टर है। उसी प्रकार से ये हमारा m3 पार्टिकल है, इसका पोजीशन वेक्टर r3 है, ठीक है। और ये हमारा कोई n पार्टिकल है, और इसका पोजीशन वेक्टर r वेक्टर है, और भी बहुत सारे हमारे पास पार्टिकल है, ठीक है। इसके सापेक्ष जैसे पार्टिकल है वैसे ही हमारे पोजीशन वेक्टर है, n4 n5 n6, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मानते हैं कि हमारा पोजीशन वेक्टर है द्रव्यमान केंद्र का, वो ये है हमारा, ठीक है। इसके बीच में मान लेते हैं, हम कहीं भी मान सकते हैं, लेकिन आएगा हुआ बाद में निकल के, वहां से हमारा पोजीशन आएगा तो निकल के हो सकता है ये यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, कहीं भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑन आवर बॉडी, ठीक है। किस प्रकार से पोजीशन वेक्टर किस पे डिपेंड करता है कि हमारे जो निकाय है उसके अंदर द्रव्यमान का वितरण किस प्रकार से। तो हमारा पोजीशन वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है कि किस प्रकार से हमारे निकाय में द्रव्यमान का डिस्ट्रीब्यूशन है। और अब जनरली क्या होता है, अगर हमारी जो निकाय है वो अगर सममित आकार का है, तो उसका जो केंद्र होता है, ज्योमेट्रिक सेंटर होता है, वही जिसके सापेक्ष हमारी वस्तु सममित होती है, तो वही उसका द्रव्यमान केंद्र होता है। अगर इसे एक गोलाकार प्लेट है तो इसका द्रव्यमान केंद्र उसका केंद्र ही होगा, ये गोला है तब इसका केंद्र होगा, ठीक है। इस प्रकार से होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वस्तु हमारी ऐसी ही हो सकता है, किसी और क्षेत्र में हो, तो उसके हिसाब से हम द्रव्यमान केंद्र की पोजीशन यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। सपोज करो ये हमारा कोई बिंदु है, ठीक है, वो जैसे ये ए बिंदु है, ठीक है, और इसका पोजीशन वेक्टर कितना हमारा RCM है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। द्रव्यमान केंद्र क्या होगा हमारा RCM, उसको हम लोग m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और उसके बराबर हमारे क्या आएगा, इस तरह से आएगा, जो m1 पार्टिकल है उसका संगत पोजीशन वेक्टर मूल बिंदु के सापेक्ष r1 है, प्लस m2 का r2 है, ठीक है,
प्लस n3 का हमारा r3 है प्लस डॉट 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 हमारा n का rn पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि हमारा द्रव्यमान केंद्र है, सॉरी जो हमारा निकाय है उसका कुल द्रव्यमान कितना है n मानते हैं। इससे हमारा कुल द्रव्यमान यहाँ पे हमने n माना तो कितना आता है m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय कैपिटल N। ठीक है, ओके, दिस डिवाइडेड बाय कैपिटल N। और कैपिटल N क्या है हमारा, कैपिटल N इज जस्ट m1 प्लस निकाय का कुल द्रव्यमान है। तो वैसे हमारा निकाय का कुल द्रव्यमान क्या है, यहाँ पे हम लोग पर मेनी पार्टिकल बॉडी से हम लोग, ठीक है, मेनी पार्टिकल बॉडी से हम लोग द्रव्यमान कितना आएगा, माना कि हमारा जो पाउडर निकाय है उसका कुल द्रव्यमान क्या है, उसका कुल द्रव्यमान n है, और वो n कितना है हमारा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट mn। ठीक है, ये हमारा मेनी पार्टिकल बॉडी का कुल द्रव्यमान। तो ये हमारा कुल द्रव्यमान आएगा इसका। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग RCM निकाल सकते हैं। तो हमारी RCM कितनी आएगी, RCM इक्वल्स टू वेक्टर है। ठीक है, दिस इज m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डॉट डॉट mn rn वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 plus m2 plus m3 mn। ठीक है, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑल सेंटर ऑफ मास। तो इससे हम लोग अलग अलग कणों के हमारे पोजीशन वेक्टर है उनको हम लोग संगत द्रव्यमान से मल्टीप्लाई करके हम लोग जो कुल द्रव्यमान है हमारे कण का निकाय का कुल द्रव्यमान है उसका हम लोग भाग लगा देते हैं, तो हमारा निकल के आ जाता है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। डिवाइडेड बाय दिस कैपिटल, ये हमारा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर हो गया। तो ये जो हमारा निकाय आएगा उसका हमारा पोजीशन वेक्टर। तो हम लोग इस पोजीशन वेक्टर की सहायता याद करेंगे कि इस मूल बिंदु से किस डायरेक्शन में कहां पे है ये आएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या है थोड़ा सा इसको और अच्छे तरीके से अरेंज करने के लिए अलग अलग पिक्चरों में इसको देख सकते हैं। ये तो क्या है पोजीशन वेक्टर की पिक्चर में था, अब हम लोग इसको क्या करेंगे मोमेंटम की पिक्चर में लेंगे। ठीक है, कि किस प्रकार से मोमेंटम के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो जैसे हमारे मूल बिंदु है, इसका पोजीशन वेक्टर r है, ये हमारा m1 है, तो ओके, और इसको हम लोग और अच्छे तरीके से लिख लीजिए। क्या करेंगे कि m1 r1 है, इसको हम लोग क्या करेंगे RCM इक्वल टू RCM इक्वल टू 1/n। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं n इक्वल टू 1 टू I इक्वल टू 1 टू n mi r। ठीक है, ये शॉर्ट में हमारा हो गया। ठीक है, ये बहुत बड़ा रूप है कि किस प्रकार से, तो इसका मतलब ये होता है जैसे I इक्वल टू 1 r I इक्वल टू 1 रखो तो ये आ जाएगा, 2 रखो ये आ जाएगा। इस तरह से हम लोग एक से लगा के n तक रखते जाते हैं और उनका ऐड करते हैं। तो सम ऑफ mi r I goes from 1 to n। जैसे I 1 से n तक रन करता है, यहाँ पे 1/m कैपिटल N। ठीक है, दिस इज कैपिटल N। तो जैसे ही I इक्वल टू 1 टू n रन करता है तो हमारा ये ऐसे ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सोर्स है। तो इस प्रकार से हमारा सेंटर ऑफ मास के बारे में हो गया, बहुपद निकाय के बारे में हो गया, सिंगल दो द्विकर्ण निकाय उसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार से हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि उसके ऊपर जो कर्ण निकाय के ऊपर जो बल लग रहा है
उसको हम लोग मान सकते हैं कि इस सेंटर ऑफ मास पे ही लग रहा है, ठीक है। तो इसके मैकेनिक्स में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, उस सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से आसानी से सॉल्व करती है और इजी रहता है उनको सॉल्व करना। तो ये हमारा लेक्चर समाप्त हुआ, देखने के लिए शुक्रिया।